अभी का जो टारगेट है वो ग्रेविटेशन का है। ग्रेविटेशन में सबसे पहले बेसिक बातें होती है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में चीज़ें बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में चलती हैं। तो एकदम से ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जैसा होता है। जैसे मान लो यहाँ पे दो मास रखे हैं, m1 हो m2 हो, बीच की दूरी r हो, और उसके बाद से जब इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स की अपन बात करते हैं तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो अपने को पता होती है। जैसे कि जो ये फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, इस m1 और m2 मास के प्रोडक्ट के। छोटी छोटी बातें। और दूसरी बात, F प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो आर स्क्वायर के। आर क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस है। जब इन दोनों को कंबाइन किया जाता है तो उसके बाद से एक रिलेशन लेके आते हैं अपन, F इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगा दिया जिसको G बोलते हो, तो m1 m2 और नीचे तुम लगाते हो आर स्क्वायर। इस G को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहा जाता है, सब अपन जानते हैं। तो ये बेसिक बातें हैं, छोटी छोटी बात। G की वैल्यू कभी कभी काम आ जाती है 6.67 10⁻11। अच्छा, इसके डायमेंशन भी पूछ देते हैं, थोड़ी सी बात इसके डायमेंशन की कर देता हूँ। इसका डायमेंशन कैसे निकल सकता है देख लो, हल्की सी बात सोच लो। जैसे अगर मैं F लिखूंगा तो मैं यहाँ से लिखूंगा G, एक मास, दूसरा मास, बीच की दूरी का स्क्वायर। अब देखो डायमेंशन निकाल रहे हैं। फोर्स का डायमेंशन हमको याद होना चाहिए, m1 l1 t-2 बराबर। G का डायमेंशन मुझे फाइंड करना है, ठीक है भाई। मास का डायमेंशन कोई टेंशन नहीं, m1, दूसरे मास का भी m1, नीचे दूरी r का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर, बस हो गया। यहाँ से कोई अगर आराम से G को देख सकता है, G के डायमेंशन क्या बच गए, ये L2 है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो L3 हो जाएगा। ये m1 L3 और ये t-2, ये G का डायमेंशन हो गया। पूछा जाता है, काम की बात। इस चीज को अपने को समझ में आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब कभी कभी अपने को एक न्यूमेरिकल पहले करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इसको। जैसे इसने कहा है कि 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड। ये रात के 10 बजे कौन ढोल बजा रहा है, गजब लेवल की खुशी है लोगों में। किस बात की है पता नहीं, रात के 10 बजे ढोल बजा रहे हैं। 3 identical particles each of mass m are placed at the 3 corners of an equilateral triangle of side A. Find the gravitational force exerted on one body due to the other. मतलब कहानी कुछ ऐसी है कि एक ट्रायंगल है इसमें। जैसे मान लो ये रहा ट्रायंगल, बढ़िया ट्रायंगल बना दो एक। ये ट्रायंगल है। इसने कहा कि 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच ऑफ मास है। 3 पार्टिकल पकड़ लो, एक पार्टिकल यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, 3 पार्टिकल। इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, और इसका मास भी m। अब ये कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जैसे ट्रायंगल इक्विलेटरल है मतलब जो एंगल इनका बन रहा होगा इट इज 60 डिग्री। अब बात यहाँ ये होती है कि हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन वन बॉडी ड्यू टू द अदर। वन बॉडी मतलब सपोज करो कि हमने इस वाले मास के बारे में सोचना शुरू कर दिया, इस वाले पे फोकस कर लेते हैं। तो जरा सोच के देखो, इस वाले मास को ये वाला मास अपनी तरफ खींचेगा, ये खींचेगा अपनी तरफ, ऐसे खींचेगा। अट्रैक्टिव नेचर का होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, इस वाले मास को ऊपर वाला मास अलोंग द लाइन अपनी तरफ खींचेगा, ये देखो, ये खींचेगा, ऐसे खींचेगा। बीच का एंगल 60 डिग्री है। अब ये दो फोर्स बन गए। अब चूंकि मास का मैग्नीट्यूड सेम है तो फोर्स भी सेम होंगे,
तो जो फोर्स यहाँ होगा उतना ही फोर्स नीचे भी होगा, सोच के देखो। अच्छा, रही बात कि ये फोर्स होगा कितना, तो फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स का मतलब होता है जी, पहला मास, दूसरा मास और बीच की दूरी। चूंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है और साइड इसकी ए है, तो ये मैं बड़े आराम से नीचे जी एम एम अपॉन ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, जी एम एम अपॉन ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कौन सा फोर्स है, ये वाला फोर्स है, ये नीचे वाला फोर्स है, यानी कि दो फोर्स हैं और 60 डिग्री पे लग रहे हैं। अपने को शॉर्टकट पता है कि जब दो फोर्स हो और वो दोनों फोर्स, एक फोर्स इधर दूसरा फोर्स इधर, बीच का एंगल 60, तो इसका अगर दो वेक्टर है, बीच का एंगल 60 है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाता है, √3 टाइम्स ऑफ एफ। सिंपल आंसर आ जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ एफ। हाँ, इसको अगर डायरेक्टली इसमें दिक्कत है तो वो फार्मूला याद कर सकता है। क्या है फार्मूला, सोच के देखो। वो है अंडर रूट एक वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर और बीच का एंगल cos थीटा। ये वेक्टर का रिजल्टेंट ऐसे निकलता है। आज वेक्टर के जगह पे हमारे पास फोर्स है, तो f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर 2 पहला वेक्टर भी फोर्स दूसरा वेक्टर भी फोर्स और साथ में cos यहाँ पे आ गया 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व करोगे तब भी वही बात आएगी, cos 61/2 रख देना तो √3f आ जाएगा। हाँ, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 और f की वैल्यू भी डाल सकते हैं। f हमारे पास कितना है, तो g पहला मास दूसरा मास बीच की दूरी का स्क्वायर, ऐसे निकल जाएगा। सीखने वाली बात यह है कि वेक्टर सम चलता है, यहाँ वेक्टर सम चलेगा। दो फोर्स लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट जब तुमको निकालना होगा तो उसका वेक्टर सम चलाओ, हमेशा वेक्टर सम चलेगा। रिजल्टेंट फोर्स अपने को निकालना हो, पहला फोर्स दूसरा फोर्स, जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबको ऐड कर देंगे, लेकिन वेक्टर वाले स्टाइल में ऐड कर देंगे, वेक्टर वाले स्टाइल में। इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी तो कहते हैं, इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं कि भाई इस तरीके से रिजल्टेंट निकाला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहा जाता है। अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्टाइल में चीजें चलती है। और सवाल करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन ने कहा है कि 4 पॉइंट masses are placed on the vertices of square, then calculate net force on any one of the particle। अपने को इस पे नेट फोर्स पूछा है, किसी भी एक पार्टिकल नेट फोर्स पूछा है, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेट फोर्स किसी भी एक पार्टिकल को टारगेट कर लो, किसी भी एक पार्टिकल को टारगेट कर लो, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसे माना हमने ऊपर वाले इस पार्टिकल के बारे में सोचना शुरू किया, ऊपर वाले इस पार्टिकल के बारे में सोचना शुरू किया, इसके लिए बात कर रहा हूं। अब जरा देखना इस पे क्या है, इस पे क्या है। जैसे अब ये मास है, ये मास इसको अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, सारे मास अट्रैक्ट करेंगे, सारे मास, तीनों मास। ये मास नंबर 1 मान लेता हूँ इसको, अब इसको मान लेता हूँ मैं मास नंबर 2 और इसको कह देता हूँ मास नंबर 3। मास नंबर 1 इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसको, ये टारगेट है जिसको हमने सर्कल किया है, तो मास 1 ने इसको अपनी तरफ खींचा, ये खींचा, मास 1 ने अपनी तरफ खींचा, इसने कोई फोर्स लगाए। अच्छा, अब मास 2 ने इसको अपनी तरफ खींचा, मास 2 ने अपनी तरफ खींचा, अब दोनों मास ने इसको अपनी तरफ खींचा, इस तरीके से फोर्स लगाया। रही बात फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वही होगी जी, पहला मास m दूसरा मास m और बीच की जो दूरी थी a उसका स्क्वायर। इस फोर्स को कोई लिखना चाहे तो ये भी सेम है, मास सेम है,
डिस्टेंस भी सेम, तो सेम लगेगा। F इक्वल्स टू जी पहला मास, दूसरा मास, बीच की दूरी है उसका स्क्वायर। अब ये दो फोर्स लग रहे हैं, अब ये दो फोर्स लग रहे हैं, तीसरा फोर्स कहाँ लगेगा? तीसरा फोर्स लगेगा इस सर्कल मास में और इस M3 के बीच में, और ये तो इसको ऐसे खींचेंगे, सोच के देखो, ये इसको ऐसे खींचेंगे। अच्छा, जब ये ऐसे खींचेंगे इसको, लेकिन समझदारी वाली बात ये है कि एक वेक्टर मेरे पास ऐसा है, दूसरा वेक्टर मेरे पास ऐसा है, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो पहली बात तो इन दोनों वेक्टर के बदले हम एक रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं, जो यहाँ पे हो, जो ये रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे हो, और इसकी वैल्यू, अगर ये वाला वेक्टर f है और ये वाला वेक्टर भी f है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √2 इंटू एफ। तो पहली बात तो कि एक रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों के बदले ऐसे लिखा जा सकता है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी √2 इंटू एफ। एक तो ये हो जाएगा √2 इंटू एफ। अच्छा, अब बात ये हो रही है, ये सोचने वाली बात है कि √2 इंटू एफ ऐसा हमारा हो रहा है, ठीक है। अब समझदारी वाली बात यह है कि ये जो ये वाला मास है और ऊपर से जो ये वाला मास है, दोनों जो सर्कल मास है, इनके बीच की दूरी कितनी है? तो इनकी बीच की दूरी तो इसके डायगोनल की बराबर होगी, तो √2a होगी इसकी दूरी। तो ये दोनों भी तो खींचेंगे, और देखना क्या ये सही है। यहाँ जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच, किसके किसके बीच? 3 नंबर के बीच और इसके बीच, वो फोर्स लगेगा G पहला मास, दूसरा मास और बीच की दूरी का स्क्वायर, जो कि √2a होता है, √2a का स्क्वायर। तो अब बात यह है कि मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर क्या होगा? तो मेरा आंसर क्या होगा, ये बस समझदारी है, इसको यहाँ लिखता हूँ, देखना। मेरा आंसर, एक फोर्स यहाँ और उसी डायरेक्शन में दूसरा फोर्स यहाँ। एक फोर्स तो हमने लिखा था √2 जी पहला मास, दूसरा मास और बीच की दूरी थी हमारे पास a स्क्वायर, और दूसरा उसी डायरेक्शन में जी mm अपॉन √2a और इसका स्क्वायर। इन दोनों को जो ऐड करोगे यही तुम्हारा आंसर होगा। बस कुछ नहीं करना है, अब दोनों को ऐड कर देना है। अब इसको सिंपल ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे, देखो इसको तुम क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। जैसे ही ऐड करोगे, देखो जी m तो दोनों में कॉमन लग रहा है और a स्क्वायर भी कॉमन लग रहा है, तो ये आ गया √2 प्लस 1/2। ये इस तरीके से करके ये आंसर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा आंसर। हाँ, अब जहां तक इसको जोड़ना चाहें हम जोड़ सकते हैं, जैसे भी जोड़ना चाहें। कुल मिला के कंक्लूजन क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फोर्स के नाम रख दिए। मान लो ये इसका नाम 4 नंबर रख देते हैं, और नीचे वाला 1 नंबर, इधर साइड में हमने इसका नाम 2 नंबर रखा, और नीचे यहाँ 3 नंबर। 4 नंबर पे हमने सारा ध्यान दिया। मान लो मैं 4 नंबर के पास खड़ा हूँ, सारा फोकस 4 नंबर पे। हमने देखा 4 नंबर को 1 नंबर अपनी तरफ खींच रहा है, फिर उसके बाद से कितने से खींच रहा है अपनी तरफ, तो ये इस मैग्नीट्यूड से अपनी तरफ खींच रहा था। अच्छा, उसी तरीके से इस 4 नंबर को 2 नंबर अपनी तरफ खींच रहा है, और वो इस मैग्नीट्यूड से खींच रहा था। फिर उसके बाद से अब हमको दो फोर्स मिल गए, एक मिल गया हमारे पास ये उधर F, और दूसरा मुझे नीचे की तरफ मिल गया F। हमने देखा दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो हमने इसका रिजल्टेंट निकाल लिया। ये इन दोनों वैल्यू की नेट वैल्यू हमने निकाल ली, इसको बचा के रखा। फिर देखा ये 3 नंबर मास भी तो खींचेगा 4 नंबर को, तो 3 नंबर मास को यहाँ इसने ऐसे खींचा, इसी लाइन में, जिस लाइन में इनका रिजल्टेंट आ रहा था। फिर हमने दोनों को ऐड कर दिया, हमारा आंसर। सुपरपोजिशन हर एक का इंपॉर्टेंस होता है, सब के बारे में कैलकुलेट करते हैं तब जाके सॉल्व होती है बात। एक और ये क्वेश्चन देखो,
ये कह रहा है कि मास ऑफ पार्टिकल 1 kg each are placed along x axis at x equals to 1, 2, 4, 8 infinite। मतलब कहने का मतलब है कि 1 kg के पार्टिकल हैं खूब सारे, जिसको x एक्सिस पे अलग अलग पोजीशन पे रखा गया है। हमसे पूछ रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास 3 kg प्लेस्ड एट ओरिजिन। तो आप ओरिजिन पे एक 3 kg के मास को रखो और उस 3 kg के मास पे ये जो ढेर सारे 1 kg वाले पार्टिकल रखे हैं उनके कारण कितना फोर्स लगेगा ये कैलकुलेट करना है। तो सिचुएशन कैसी है ये समझाऊं मैं। हमारे पास इस तरीके की बात है। सबसे पहले ये मेरा ओरिजिन है, तो ये रहा 0,0, ये ओरिजिन है। और ओरिजिन पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक पार्टिकल है जो 3 kg का है। तो 3 kg का पार्टिकल ओरिजिन पे रखा हुआ है और बाकी जो पार्टिकल हैं सारे 1 kg के हैं, सारे 1 kg के हैं, जिसको अलग अलग डिस्टेंस पे रखा गया है और ये बात इन्फिनाइट तक जा रही है। अच्छा, पहला 1 kg वाला पार्टिकल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला रखा हुआ है x इक्वल्स टू 1 पे, दूसरा रखा हुआ है x इक्वल्स टू 2 पे, तीसरा रखा हुआ है x इक्वल्स टू 4 पे, चौथा रखा हुआ है x इक्वल्स टू 8 पे और ये इन्फिनाइट तक चीजें जा रही है। ये जो जितने पार्टिकल रखे हैं ये सब के सब 1 kg के हैं। ये जितने पार्टिकल रखे हैं सब के सब 1 kg के हैं, सब के सब 1 kg के हैं, 1 kg के। अब जब 1, अब इस पे जरा सोच के देखो ये कैसे लगाएंगे फोर्स। जीपी लगेगा, सही बात है। अब कहने का मतलब ये है कि अब इसमें होगा क्या, अब इसमें होगा क्या, इसमें बढ़िया बात है, इसको आराम से समझ सकते हैं। ये 1 kg वाला पार्टिकल जो यहाँ रखा हुआ है, फिर अगला 1 kg वाला पार्टिकल इधर है, फिर अगला 1 kg यहाँ है और इस तरीके से और इनफाइनाइट तक चीजें जा रही है। अगर मैं 3 kg और फर्स्ट 1 kg की बात करूं तो ये 3 kg वाला जो पार्टिकल है ये इधर खींचा जाएगा, इसको खींचेगा, फर्स्ट 1 kg वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, उसी तरीके से इसको दूसरा वाला भी अपनी तरफ खींचेगा, दूसरा वाला भी अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि पहले वाले ने अगर F1 फोर्स से खींचा, दूसरे वाले ने अगर F2 फोर्स से खींचा, तो जितने भी हैं सब इसको अपनी तरफ खींचेंगे, सब इसको अपनी तरफ खींचेंगे। कोई इसको F1 फोर्स से खींचेगा, कोई इसको F2 फोर्स से खींचेगा, कोई इसको F3 फोर्स से खींचेगा। ये बात मैं किसकी कर रहा हूँ, ये बात मैं कर रहा हूँ 3 kg वाले पार्टिकल की, सारे इसको अपनी तरफ खींचेंगे। मतलब इतना तो तय है कि मेरा जो नेट आंसर आएगा वो ऐड करके आएगा। अच्छा, ऐड करके आएगा, लेकिन बात है कहाँ तक ऐड करता रहूंगा, ये तो बहुत दूर तक कहानी जा रही है। लेकिन जब मैं इसको सोचूं तो एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। वो पैटर्न कैसा बन रहा है, एक x बराबर 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, इस तरह के पैटर्न है, इन्फानाइट तक जा रहा है। तो 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8 ऐसा जो पैटर्न बन रहा है, मतलब इसमें पहली बात जा रहे हैं हम इन्फानाइट तक, तो इसमें सम ऑफ इन्फानाइट टर्म यहाँ पे ये समझना पड़ेगा। तो अपने को थोड़ा सा मैथ चाहिए। सम ऑफ इन्फानाइट टर्म जो हम जानते हैं ये होता है a अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ पे a हमारा होता है फर्स्ट टर्म, जो इस क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट टर्म है, जो हमारा, पहले मैं लिख देता हूँ, a को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और जो r होता है r को हम कहते हैं कॉमन रेशियो, r को हम कहते हैं कॉमन रेशियो। एक पैटर्न बन रहा है, सब में एक कॉमन रेशियो आएगा, तो r हमारा कॉमन रेशियो कहलाता है। अच्छा, ठीक है। अब रही बात कि r निकलेगा कैसे, तो r निकालने का एक ही तरीका है कि तुम सेकेंड टर्म
डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करोगे r निकल जाएगा। तो इस तरीके से सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म वाला जो सेटअप है ये यहाँ पे बनेगा और तब जाके ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। अच्छा, इसका मतलब इस क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा इसको सोचूं इसके ऊपर, तो पहली बात तो ये है, अगर मैं इसके ऊपर सोचूं तो पहली बात तो इसके अंदर ये है कि जो पहली दूरी है यहां से यहां तक की, ये जो पहली दूरी है वो तो मेरे पास है 1, ठीक है। लेकिन जो दूसरी दूरी है ये वाली, ये जो दूरी है ये मेरे पास है 2। लाइकवाइज अगर मैं यहां से अब आगे बढ़ूं तो अगली जो दूरी यहाँ पे जो मिलेगी दिस इज 4, और इस तरीके से कर चलेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ एक टर्म, मान लो मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ से पहली दूरी f1 लिखना चाहूँ, फिर मेरी इच्छा है कि मैं f2 लिखना चाहूँ, फिर मेरी इच्छा है मैं f3 लिखना चाहूँ, f3। तो पहली बात तो g तो देखो सब में आएगा, तो g के तो कोई दिक्कत नहीं। पहला मास 3 kg, दूसरा मास 1 kg। अच्छा, और बीच की दूरी पहले केस में दूरी थी हमारे पास 1। अब दूसरा, पहला मास, दूसरा मास और बीच की दूरी सेकेंड केस में तुमको ध्यान में ही है 2 हो गया था, देखो ये 2 हो गया था ये वाला। उसी तरीके से थर्ड भी देखे तो जी पहला मास 3, दूसरा मास 1 और जो बीच की दूरी है वो है हमारे पास 4, तो ये है 4 का स्क्वायर। मेरे से कोई कहे नेट फोर्स की टेंशन नहीं, नेट फोर्स कोई कहोगे एफ नेट कहोगे, चूंकि सारे ऐड होंगे तो मैं F1 प्लस F2 प्लस F3, लेकिन कहानी F3 तक रुकेगी नहीं, ये तो ऐसे ही इन्फिनाइट तक जाएगी। अब देखो F1 F2 F3 तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है G3 और 1, यानी कि अगर मैं G3 और 1 ये तीनों को अगर मैं बाहर निकाल लूं तो मेरे पास पहले तो आ रहा है 1/1 प्लस आ रहा है 1/4 प्लस आ रहा है 1/16, और ये कहानी इन्फिनाइट तक जा रही है, ठीक है। अब यहां से तो कोई अगर चेक करे तो उसको एस इन्फिनाइट बनता हुआ दिख रहा है, एस इन्फिनाइट, इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं। यहां से यहां तक का जो आंसर है ये तो एस इन्फिनाइट से आएगा, और एस इन्फिनाइट हम जानते हैं कि ये होता है a/1 - r। इस क्वेश्चन में a का काम कर रहा है कौन, 1, देखो फर्स्ट टर्म 1 है, और नीचे 1 - 1/4, ये आ गया हमारे पास 1 - 1/4 यानी 3/4, और ऊपर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई 4/3। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू तो है एस इन्फिनाइट की, और इसी में ये 3g को गुना कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब जो है इफ नेट अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं कहूंगा देखो 3g बाहर था और अंदर से मेरा आंसर आया था 4/3, 3 से 3 कैंसिल कर दूंगा तो मेरा आंसर जो इफ नेट का आया वो आ गया 4g। ये मेरा आंसर होगा, ये करने आना चाहिए, ये करने आना चाहिए। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म बार बार इस तरह के क्वेश्चन में आते हैं, इसको सॉल्व करने आना चाहिए, इसको बढ़िया से इसकी प्रैक्टिस करके मन खुश करके इसको रखने का, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। चलो अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टू पार्टिकल्स each of equal mass m move along circle of radius r, ठीक है, under the action of mutual gravitational attraction, find the speed of each particle। कह रहा है कि दो पार्टिकल हैं, थोड़ा सा इस डायग्राम को बड़ा बना देता हूं, ये हटाओ, दो पार्टिकल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये देखो दो पार्टिकल है,
अब एक पार्टिकल मान लो यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल ठीक इसके सामने यहाँ पे हमने रख दिया। दोनों म्यूचुअल अट्रैक्शन से घूम रहे हैं। एक मान लो ऐसे जा रहा है और एक को ऐसे जा रहा है, म्यूचुअल अट्रैक्शन से घूम रहे हैं। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली बात है कि इसने सर्कल पे घुमाना है, सर्कल पे घुमाना है। सर्कल की जैसी बात हो, इसका मतलब कि हमने सर्कुलर मोशन सोचना है। सर्कुलर मोशन सोचने का सीधा मतलब है कि तुमको सोचना पड़ेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन देखते ही सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स की वो देगा कौन। तो ये हमको ये देखना है कि यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, अब क्वेश्चन ने हिंट दे दिया था म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अब ये घूम रहे हैं इनके ग्रेविटेशन के कारण, तो जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, अब सोच के देखो, जब ये घूमेंगे तो कह रहा है कि रेडियस इसका r है। अच्छा, जब रेडियस r है तो यहाँ से जो यहाँ तक की जो दूरी होगी ये तो पक्का 2r होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रेडियस r है तो पूरी दूरी जो होगी वो 2r होगी। अच्छा, अब आपस में ये एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो एक इधर खींचेगा। अच्छा, जरा सोच के देखो, किसी एक पे फोकस कर लिया, ये इसको इधर खींचेगा। अब ये इधर खींच के रखेगा, इसको सेंटर की तरफ खींच के रखेगा, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ खींच के रखेगा, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है। किसी एक पे ध्यान दो, मैंने इस वाले पे ध्यान दिया, इस वाले पे ध्यान दिया। ये वाला पार्टिकल सेंटर की तरफ, ये सेंटर है, सेंटर की तरफ खींच के रहेगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि mv²/r होगा। रेडियस तो यहाँ से यहाँ तक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये r है। तो यहाँ जो ये खींच के रहेगा अंदर की तरफ वो mv²/r से होगा। लड़ाई होती है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कौन है, ये है mv²/r। तो लड़ाई इस बात की है कि ये mv²/r प्रोवाइड कौन करेगा, तो सीधा आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स। बस खेल खत्म। अब मुझे इसको सर्कल पे घुमाना है, तो मतलब मुझे चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, r मतलब रेडियस। अच्छा, ये प्रोवाइड कौन करेगा, तो इनके बीच का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, तो g पहला मास, दूसरा मास, बीच की दूरी, इनकी बीच की दूरी है 2r, बीच की दूरी है 2r, इसका ध्यान रखना है। ये तो रेडियस है, ये तो रेडियस है, mv² रेडियस तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ये तो है हमारे पास रेडियस, इस रेडियस की वैल्यू फोटो में r है, सावधानी से रखना है। तो और लेकिन यहाँ पे दूरी लेनी होती है दोनों मास के बीच, तो 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर, बस हो गया। अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो बस इसको सॉल्व कर दो। gm नीचे में 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से आ गया r², यहाँ से आ गया mv², नीचे आ गया तुम्हारा रेडियस। बस हो गया। अपने को v चाहिए था, v सीधा सीधा सॉल्व कर लो, तो अंडर रूट आ गया हमारे पास gm/4r, ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। मतलब जिसको ये बात समझ में आ गई कि सर्कुलर पाथ पे जब ये घूमेगा तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिकॉज दिस इज द ओनली फोर्स अवेलेबल हेयर। बस कहानी खत्म, बस कहानी खत्म। तो ये समझ में आना चाहिए। वेलोसिटी की बात हम यहाँ से बड़े आराम से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसी क्वेश्चन का पूछने का स्टाइल बदल जाता है जब वो कहते हैं कि 3 particles each of mass m are situated at the vertices of equilateral triangle A। अब बात यह है कि हमारे पास कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसके तीनों कॉर्नर पे हमने m मास पार्टिकल को रख दिया, और फिर ये कह रहे हैं कि द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल आर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई फोर्स भी नहीं लग रहा।
फिर कह रहे हैं कि इट इज इंटेंडेड दैट each particle moves along the circle each particle moves along the circle while maintaining their original separation a। अच्छा, अब ये एक तो ये घूम रहे हैं सर्कल में, पहली बात तो ये सर्कल में घूम रहे हैं, ठीक है भाई, सर्कल में घुमाओ पहले तो। अब इस सिचुएशन को समझाता हूं, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पहली बात तो आप एक सर्कल लीजिए, पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है, सर्कल 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 मिलो भैया, ये रहा सर्कल, ये सर्कल है, थोड़ा सा लाइट सर्कल, ये देखो। पहली बात तो ये कह रहा है कि सर्कल पे पार्टिकल घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब पार्टिकल पे इस तरीके से सर्कल पे घूम रहा है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं, बताता हूं। देखो, अब देखो मजे से, ऊपर से पार्टिकल रखे गए हैं ट्रेंगल के तीनों कॉर्नर पे, ट्रेंगल के तीनों कॉर्नर पे, यानी कि यहां अंदर में ट्रेंगल भी है, अंदर में ट्रेंगल भी है। अब जरा सोच के देखो, ट्रेंगल भी है, ट्रेंगल भी है, ट्रेंगल भी है। अब देखो ये है मामला, पार्टिकल इस तरीके से है, ये पार्टिकल यहाँ, दूसरा पार्टिकल यहाँ, तीसरा पार्टिकल यहाँ, और ये इस स्टाइल में घूम रहे हैं, ये इस स्टाइल में घूम रहे हैं। ये जब घूम रहे हैं तो इनके बीच का सेपरेशन कभी चेंज नहीं हो रहा, तो जो ये इनके बीच का सेपरेशन ए है ये हर जगह मेंटेन है, हर जगह मेंटेन है, तब इनका मोशन हो रहा है। अच्छा ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब जरा सोच के देखो, अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन करा था, फर्स्ट क्वेश्चन करा था, अभी देखो दिखाता हूं मैं, सबसे पहला सवाल जो करा था ये वाला, ये वाला सवाल ऐसे ही फोटो आ गया, इनके बीच का एंगल कितना बना था 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितने मिले थे मेरे को √3f, दो वेक्टर के बीच का एंगल जब 60 हो तो रिजल्टेंट उसका √3 टाइम्स हो जाता है, वेक्टर दोनों इक्वल थे f और f, तो रिजल्टेंट √3f। सेम फोटो है, यानी कि अगर मैं सोचूं, अगर मैं इस क्वेश्चन में यहाँ पे सोचूं कि भाई अभी अभी ये सारे मास तो इक्वल है, इसको कोई कहे तो ये भी m, ये वाला भी m, और ये वाला भी m, सारे मास इक्वल है। तो जो अगर किसी ने सिर्फ इस वाले पे फोकस किया, एक पे फोकस करते हैं, अब जरा सोचते हैं, तो इस m वाले को एक कोई खींचेगा अपनी तरफ, चलो इसने खींचा, इसको ये वाला खींचेगा इधर, चलो इसने खींचा, रिजल्टेंट कहाँ लगेगा, रिजल्टेंट इन दोनों का, रिजल्टेंट ये f से खींचा, ये f से खींचा, तो रिजल्टेंट इनका कहीं यहाँ लगेगा अंदर की तरफ, और वो कितना लगेगा, तो वो लगेगा √3f, √3f, √3f। अच्छा ठीक है भाई, अच्छा f क्या लिखोगे, f लिखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना है अपने को, तो g पहला मास, दूसरा मास, और बीच की दूरी, बीच की दूरी सोच के देखो, इस मास के लिए और इस मास के लिए बीच की दूरी कितनी है a, तो ये लिखा गया Gmm², ये हमने फोर्स की वैल्यू लिख दी, फोर्स की वैल्यू लिख दी। अब बात यही खत्म नहीं हुई है, बात यही खत्म नहीं हुई है। अब जरा सोचो, ये अगर सर्कल है, ये अगर सर्कल है, तो इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, इस सर्कल का जो रेडियस होगा, यही दिमाग को लगाने वाली बात है, इसका रेडियस यहाँ पे कहीं होगा, सोचो इसका रेडियस यहाँ पे कहीं होगा, जो ट्रेंगल का भी सेंटर है, ट्रेंगल का भी सेंटर है, तो सोच के देखो ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ, ये दूरी कितनी हो जाएगी। तो सोचने वाली बात है, इस दूरी को डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा बनाऊंगा हौच-पौच हो जाएगा, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की a/√3 होती है, a/√3 होती है। यहाँ बना देता हूँ ट्रायंगल, a/√3। ये जो दूरी तुम देते हो, ये वाला, ये a/√3 होता है।
तो सेंटर से दूरी a/√3 है और सेंटर से दूरी को ही तो रेडियस कहते हैं। अब ये सारी बात हो क्यों रही है? हो ये रही है कि भैया सबसे पहले तो इसको सर्कल पे घूमना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा जो होता है mv²/रेडियस। अब लड़ाई है कि ये मिलेगा किससे? तो ये मिलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ है कितना? तो ये √3 इंटू एफ है। तो एफ कितना है? तो जी पहला मास, दूसरा मास और बीच की दूरी जो इसकी थी दोनों मास के बीच की वो ए है, तो a²। उसके बाद से mv², रेडियस, रेडियस नहीं a/√3 लिया जाएगा, a/√3 लिया जाएगा। अब जब ये बात बनेगी, तब ये सवाल सॉल्व होगा। अब देखो कैसे हो गया ये आराम से तुम इसको लिख सकते हो √3 a² से ये जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक a² से, तो ये बन गया √3 जी एम, इस m से m एक कैंसिल हो गया तो gm/a, और यहाँ से √3 ऊपर कर दो तो √3 v², ये बनेगा। तो बस यहाँ से v की वैल्यू लिख दो, तो v = आ गया यहाँ से √gm/a, ये यहाँ से v की वैल्यू आ गई। ये अपने को समझ में आना चाहिए। तो फाइनल आंसर ये है। बिल्कुल कुछ चीजें एकदम से पता होनी चाहिए। क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए ये समझो। कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर कट पता होनी चाहिए। जैसे मेरे पास जैसे ही कोई ट्रायंगल दे रखा होगा, मेरे पास कोई ट्रायंगल दे रखा होगा, ये ट्रायंगल है, इस तरीके का मेरे पास कोई ट्रायंगल अगर दे रखा है, और उस ट्रायंगल पे जब ये 60 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे, तो एक मास जब यहाँ होगा, दूसरा मास यहाँ होगा, तीसरा मास यहाँ होगा, और हमने अगर फोकस इस वाले मास पे कर दिया तो इस मास को इधर भी खींचा जाएगा, ये इधर खींचेगा ये वाला मास, और ये सब मास आइडेंटिकल हैं, सब मास आइडेंटिकल है, ट्रायंगल इक्विलेटरल है, इस तरीके से। अच्छा, इस वाले मास को ये वाला मास अपनी तरफ खींचेगा, तो ऐसे खींचा, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरीके से होगा, इस तरीके से इनका रिजल्टेंट होगा। और ये रिजल्टेंट कितना होगा? तो इस रिजल्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होगी √3, कितना? तो जी पहला मास, दूसरा मास और बीच की दूरी a²। एक तो ये बात समझ में आनी चाहिए, और दूसरी बात कि अगर हमने बात करी ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल की अगर जब बात करते हैं, फिर से एक बार ट्रायंगल बनाता हूं, देखो, ये देखो, और ये इस ट्रायंगल का अगर सेंटर है, तो मेरे से कोई इस दूरी के बारे में पूछता है, पूछा है, दूसरे कलर से बनाता हूं, यहां से यहां तक की दूरी के बारे में कोई पूछे, तो मैं उसको कहूंगा ये दूरी होती है a/√3। ये बेसिक चीजें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। यहां से अपने से टाइम पीरियड भी पूछ सकता था, टाइम पीरियड कोई पूछे तो 2π/ω, और ओमेगा के जगह v/r लिख सकते हो। अब देखो दूसरी वैरायटी है क्वेश्चन की, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ अर्थ एंड अदर प्लैनेट इज d and mass of the earth is 36 times that of the planet, okay, at what distance from the center of earth gravitational field will be 0। मतलब ये हमसे पूछ रहा है कि उस पॉइंट की बात करो जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, ये इस तरीके से रखा है अर्थ, और ये तो अर्थ के बारे में इसने कहा है कि अर्थ का जो मास है वो 36 टाइम्स इस छोटे का मास है। छोटे का मास अगर m है तो अर्थ का मास 36 m है, ऐसे इसको रखा गया है। और तुमसे कहा गया है कि तुम बताओ कि वो कौन सा पॉइंट है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब यहां से दूरी मेजर करनी है तो तुम यहीं पे खड़े हो जाओ, यहां से दूरी मेजर करनी है तो कह रहा है कि यहाँ से कितनी दूरी पर, तो यहाँ से कितनी दूरी पर हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड 0 कब हो सकता है
कि इस मान लो कि इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, तो सबसे पहले यहाँ पे तो नेट फोर्स को 0 होना पड़ेगा। दोनों के बीच फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, नेट फोर्स यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो इस पॉइंट को कहा जाता है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट कह लो या नल पॉइंट भी कहा जाता है। नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट एक ही होते हैं। वो पॉइंट होते हैं जहां जहां नेट फोर्स नहीं लगता, नेट फोर्स बराबर 0 होता है, उसको नल पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखना इसमें, देखो क्या किया इसमें, एक मास बड़ा वाला ऐसे मान लेते हैं, और ये कैसे गया, और छोटा मास एक हमने यहाँ मान लिया, इस तरीके से मास मान लिया। ये हमारे पास 36 m का है और ये हमारे पास m है। हमको वो पॉइंट चाहिए, हमको वो पॉइंट चाहिए जहाँ पे नेट फोर्स 0 हो। सपोज हमने ऐसा एज्यूम किया कि माना वो पॉइंट यहाँ पे जहाँ पे नेट फोर्स 0 हो। अब ये पॉइंट हमने अपने मन से एज्यूम किया और हमने ये कह दिया कि माना यहाँ से x दूरी पर वो पॉइंट है। तो जब यहाँ से x है, यहाँ से x है, ध्यान देना, तो कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज d, पूरा डिस्टेंस d था, तो जो बचा हुआ होगा दैट विल बी d माइनस एक्स, d माइनस एक्स। अब इस पॉइंट की चर्चा है, तो हमने यहाँ पे अपने मन से एक टेस्ट मास m नोट रख दिया, अपने मन से एक टेस्ट मास m नोट रख दिया, ये हमने एज्यूम किया है, इसको बोलते हैं टेस्ट मास। ये स्टडी करने में हेल्प करता है, ये स्टडी करने में हेल्प करता है कि भाई कहाँ पे नेट फोर्स 0 है, तो वहां पे हमने अपने मन से एक टेस्ट मास m नॉट रख दिया। अब इस m नॉट की कहानी देखो, इस m नॉट को छोटा मास m अपनी तरफ खींचेगा, इस m नॉट को ये बड़ा मास अपनी तरफ खींचेगा, दोनों खींचेंगे। अब ये अपनी तरफ खींचेंगे, माना इसने इसको F1 से खींचा, इसने इसको F2 से खींचा, और अगर F1 और F2 दोनों बराबर हो गए तभी इस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। मतलब मेरा अल्टीमेट टारगेट ये है कि F1 बराबर F2 करो, F1 बराबर F2 जैसी करे मेरा काम हो गया। F1 बराबर F2 करो, क्यों? क्योंकि m नॉट पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, तो दोनों लगाएंगे, 36 m वाला भी लगाएगा और m वाला भी लगाएगा। हाँ, दोनों इसको अपनी तरफ खींचेंगे तो इस पे नेट फोर्स 0 हो सकता है। F1 की बात करो, तो F1 की बात मैं करता हूँ रेड पेन से, तो G पहला मास 36 m, दूसरा मास m, बीच की दूरी, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी, पूरी दूरी। अब जरा सोच के देखो, 36 m, और हम तो m नॉट की स्टडी कर रहे हैं, ओहो, हम तो m नॉट की स्टडी कर रहे हैं। तो 36 m और यहाँ भर दिया m नॉट, और बीच की दूरी x स्क्वायर। फिर F2 किसके बीच फोर्स है, तो m नॉट और छोटे मास कैपिटल M के बीच का फोर्स है। तो ये रहा हमारे पास G पहला मास हमारे पास। अब लेना है m को, उसके बाद m नॉट, बीच की दूरी d माइनस एक्स का स्क्वायर, d माइनस एक्स का स्क्वायर। बस हो गया। जैसे ही इतना किया हमारा काम बन जाता है, जैसे ही इतना किया हमारा काम बन जाता है। अब देखो यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, थोड़ा सा काट पीट करो। d माइनस एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, m से m कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो देखो यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा 6/x इक्वल्स टू 1/d माइनस एक्स। यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, 6d माइनस 6x बराबर x बचेगा, तो x की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी 6d/7, 6d/7। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये अच्छा सवाल है, इसमें सोचा जाता है कि अपने को न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करना है। तो न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करना है तो वहां पे अपने मन से एक टेस्ट मास मान लिया, उस टेस्ट मास पे फोर्स कौन कौन लगाएंगे, तो दोनों लगाएंगे।
छोटा भी अपनी तरफ खींचेगा, बड़ा भी अपनी तरफ खींचेगा, दोनों के फोर्स अगर इक्वल हो गए तो नेट फोर्स 0 हो गया। यही तो हम चाहते थे। और मान लिया कि वो जो टेस्ट मास है वो बड़े से x की दूरी पे है, छोटे से d-x, दोनों को फोर्स निकाल के इक्वेट कर दिया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से बड़े आराम से चीजों को सोचा जा सकता है। तो हम यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस तरीके से कर सकते हैं। आज इसको इनिशिएट कर दिया है, फिर अब इसको अगला काम इस पे एक्सेलरेशन के साथ होगा, मतलब स्पीड बढ़ा के इस पे बात करेंगे। बस अभी इतना ही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में।